नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस और साइंस में भी केमिस्ट्री की। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम डेट है ये आ गई है और बहुत जल्द ही पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा। इसके जस्ट 2 से ढाई महीने बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, ग्रुप डी में लगभग 4 सब्जेक्ट हैं, मतलब स्पेशली अगर देखें तो 4 हैं। एक है साइंस, एक है रीजनिंग, एक है मैथ और एक है जीएस या फिर जीके का पोर्शन। ये चारों पोर्शन 25-25 नंबर के हैं, जिसमें स्पेशल जो साइंस है, जैसे हम अगर देखें कि मैथ तो ये 25 नंबर का है। फिर अगर हम आए कि रीजनिंग तो ये भी 25 नंबर की है। फिर अगर हम देखें कि साइंस तो ये भी 25 नंबर की है। और इसके बाद में जीके या जीएस जैसा ये भी 25 नंबर का है। तो दोस्तों देखिए, मैथ्स भी 25 नंबर का, रीजनिंग भी 25 नंबर की, साइंस भी 25 नंबर की और जीके जीएस भी 25 नंबर का है। अब इस साइंस के केवल 3 ही पोर्शन हैं। वो 3 पोर्शन कौन से हैं कि एक तो है बायो, क्या है दोस्तों बायो, एक है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, और एक है केमिस्ट्री, क्या है दोस्तों केमिस्ट्री। तो साइंस में बस ये 3 ही पोर्शन है, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, फिजिक्स यानी कि भौतिकी और केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों में से भी अगर हम देखें, आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पलट कर देखें, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी के, तो सबसे ज़्यादा क्रेज जिस सब्जेक्ट का रहा है वो है दोस्तों केमिस्ट्री का। किसका है? केमिस्ट्री का। इससे लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग औसतन 10 से 12 प्रश्न हर पेपर में पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में। क्या दोस्तों? यानी कि सबसे ज़्यादा बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर देखें कि इन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तीनों में सबसे महत्वपूर्ण केमिस्ट्री है। ठीक है दोस्तों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। केमिस्ट्री का आज बेसिक क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन किसी भी चीज़ का जो बेसिक होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। उम्मीद है ये पैटर्न आपके दिमाग में होगा अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा तो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, बात है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। ठीक है दोस्तों, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो जो केमिस्ट्री जो शब्द है दोस्तों, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की, कि जो केमिस्ट्री जो शब्द है क्या है? केमिस्ट्री जो शब्द है, केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है केमी शब्द से हुई है दोस्तों। किस शब्द से हुई है? केमी शब्द से हुई है। केमी, या फिर अगर इसी को हम इंग्लिश में लिखें कि ये केमी या चेमी शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दोस्तों काला रंग। क्या होता है दोस्तों अर्थ? काला रंग। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति है ये लैटिन भाषा के शब्द केमी से हुई है। ये शब्द किस भाषा का है दोस्तों? ये शब्द है लैटिन भाषा का। किस भाषा का है दोस्तों? लैटिन भाषा का शब्द है, क्या है? केमी या चेमी। ठीक है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है दोस्तों। और ये केमी जो चेमी है ये एक मिट्टी है। क्या है दोस्तों? ये केमी जो चेमी है ये एक मिट्टी है। क्या है? मिट्टी है, जो कि मिस्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मिस्र में पाई जाती है। आप सभी ने मिस्र का नाम सुना होगा, नील नदी की वरदान या नील नदी की देन मिस्र की सभ्यता। ठीक है, इसे इजिप्ट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। भौगोलिक दृष्टि से ये अफ्रीका का भी हिस्सा है, एशिया का भी हिस्सा है, यानी कि ये 2 महाद्वीप में बटा हुआ है। ठीक है, वो एक ज्योग्राफिकल स्थिति है, कभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमी या चेमी शब्द से हुई है। ठीक है, ये केमी या चेमी एक मिट्टी है जो मिस्र में पाई जाती है, और इस केमी या चेमी का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है दोस्तों? काला रंग। ठीक है। अब हम देखें कि जो केमिस्ट्री है, इस आधुनिक केमिस्ट्री का जो जनक है, क्या दोस्तों? आधुनिक केमिस्ट्री का जो जनक है, आधुनिक
केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो कौन हैं? तो आधुनिक केमिस्ट्री के जनक, पिता या पापा, वो है लेवोजियर। कौन है दोस्तों? लेवोजियर आधुनिक केमिस्ट्री के जनक है। लेवोजियर कौन है दोस्तों? लेवोजियर, लेवाइसियर या लोवोसियर, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलता है, लेकिन लेवोसियर सही नाम है, ठीक है दोस्तों। तो एंटोनी लेवोसियर, पूरा नाम क्या है इनका? एंटोनी लेवोसियर। मैं पूरा लिख देता हूँ कि एंटोनी लेवोसियर जो है ये आधुनिक केमिस्ट्री के जनक हैं, ठीक है। और ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? फ्रांस के हैं एंटोनी लेवोसियर, जो कि आधुनिक केमिस्ट्री के जनक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, चूंकि केमिस्ट्री में है क्या, जैसे साइंस है उसमें स्पेशल 3 सब्जेक्ट हैं। एक है फिजिक्स यानी भौतिकी, एक है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और एक है हमारी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, ठीक है दोस्तों। तो भौतिकी के बारे में तो जो है हमारी शारीरिक जितनी भी क्रियाएं होती है दैनिक जीवन के लिए, जैसे ब्रह्मांड है, ठीक है, या फिर आसपास का जो वातावरण है, इसमें क्या, कौन क्या और कैसा हो रहा है। बायोलॉजी के बारे में क्या है? बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में है हमारे जीवन के बारे में, ठीक है दोस्तों, कि जीवन जो है वो क्या है, कैसा है, मानव का शरीर कैसे बना है, हमारा जो शरीर है यानी कि कैसे काम करता है, A to Z, उसमें जीवन के बारे में है। फिर केमिस्ट्री में क्या दिया है? केमिस्ट्री में दिया है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे ले लिया हमने मार्कर, तो ये मार्कर कैसे बना है, किस चीज़ से मिलकर बना है, क्या इसमें प्रक्रिया हुई है, ठीक है। या फिर ये जो बोर्ड है ये कैसे बना है, क्या इसमें हुआ है। या फिर जो जल है वो कैसे बना है, उसमें क्या प्रक्रिया हुई होगी। या फिर हमारा जो नमक है खाने वाला NaCl, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, वो कैसे बना है, उसमें क्या क्रिया हुई है, ठीक है। उसमें NaCl को क्यों मिलाया गया, HgCl को क्यों नहीं मिलाया गया, ये सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फास्ट रिवीजन के लिए कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो केमी है ये एक मिट्टी है, मिस्र में पाई जाती है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है दोस्तों? अर्थ काला रंग। आधुनिक केमिस्ट्री का जो जनक है वो एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है, और ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे दोस्तों? फ्रांस के थे, ठीक है दोस्तों। तो ये केमिस्ट्री को लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन से है, साधारण सी जानकारी। और 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। क्या दोस्तों? 2018 या 17 का जो ग्रुप डी का था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि आधुनिक केमिस्ट्री का जो जनक है वो एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि केमिस्ट्री में होता क्या है। तो केमिस्ट्री में मुख्यतः अभी जैसे मैंने बताया कि ये जो चीज़ है ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, या फिर ये बोर्ड, जल, नमक, ये कैसे बना है। तो उसमें आता है दोस्तों क्या? पदार्थ आता है, यानी ये पदार्थ है, ये कोई ना कुछ चीज़ है, ठीक है। अब वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। क्या दोस्तों? छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। तो पदार्थ का जो सबसे छोटा जो कण होता है उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परमाणु कहते हैं। कि कोई भी जो चीज़ है, वस्तु, ये जो वस्तु है वो पदार्थ से मिलकर बनी है। क्या दोस्तों? वस्तु जो है वो पदार्थ से मिलकर बनी है। और पदार्थ का जो है सबसे छोटा कण, क्या? पदार्थ का जो है सबसे छोटा जो कण है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हालांकि सबसे पहले परमाणु के बारे में जो भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने बताया था परमाणु के बारे में कण के नाम से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मान्यता उनको नहीं दी गई। क्या दोस्तों? ज़्यादा मान्यता उन्हें नहीं दी गई। तो फिर परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो फिर सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया डाल्टन ने। किसने बताया दोस्तों? डाल्टन ने। डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं, ठीक है। वस्तुएं पदार्थ होते हैं, और पदार्थ का जो छोटा कण होता है वो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। और परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? सबसे पहले बताया डाल्टन ने। हालांकि भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने भी बताया था कि किसी भी चीज़ का जो सबसे से छोटा कण है वो परमाणु होता है, ठीक है। लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने केवल कहा था, सिद्ध करके नहीं बताया था। डाल्टन ने कहा और सिद्ध करके कि पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो परमाणु होता है, ठीक है।
इसके लिए डाल्टन ने क्या किया, इसके लिए डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, इसके लिए डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। ठीक है दोस्तों, बुनियादी सिद्धांत यानी कि उसमें उन्होंने जस्टिफाई करके बताया कि कैसे क्या होता है। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो डाल्टन ने है वो बुनियादी सिद्धांत दिया, और बुनियादी सिद्धांत देकर सिद्ध किया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ठीक है दोस्तों, फिर डाल्टन ने यह भी बताया कि जैसे कोई भी चीज़ है या वस्तु है वो पदार्थ से मिलकर बनी है, और पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। अब जैसे ये मार्कर है, इसे मैं तोड़ता जाऊँ तोड़ता जाऊँ तोड़ता जाऊँ, ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करता जाऊँ, अंत में एक समय ऐसा आएगा जब इसके उस जो छोटे से छोटा टुकड़ा आएगा उसके और अधिक टुकड़े नहीं होंगे। क्या दोस्तों, उसके और अधिक टुकड़े नहीं होंगे, और अधिक टुकड़े नहीं होंगे तो वो जो छोटे से छोटा टुकड़ा है उसी को हम परमाणु कह देंगे। क्या कह देंगे, परमाणु कह देंगे। कैसे, इस मार्कर को हम तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, अंत में जाकर इसके ऐसे ऐसे खंड हो गए जो अब और अधिक भागों में टूटने योग्य नहीं है। तो जो टूटने योग्य नहीं है उसको परमाणु कह दिया। अब परमाणु कह दिया, उनको हमने तोड़ा था, यानी कि जो पदार्थ होता है, क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण। क्या दोस्तों, पदार्थ का सबसे छोटा कण, सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। कैसे, अभी मैंने बताया कि इस मार्कर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब इसके ऐसे अणु हो जाएंगे, यानी टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े यानी कि परमाणु, कि वो और अधिक भागों में नहीं टूटेंगे, और नहीं टूटेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, परमाणु। जब और अधिक भागों में नहीं टूटेंगे तो सबसे छोटा कण वही हुआ, क्योंकि वो अगर और अधिक भागों में टूट जाता तो फिर उससे और छोटे कण बनकर आते, क्योंकि वो नहीं टूटा तो सबसे छोटा कण वही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें याद रखना है कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है वह परमाणु होता है। ये बात किसने कही, ये बात जॉन डाल्टन ने कही। ठीक है, फिर पदार्थ की जो प्रकृति है उसके बारे में बुनियादी सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया दोस्तों, जॉन डाल्टन ने दिया। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद डाल्टन का जो सिद्धांत था वो पूर्ण हो गया, और इसके आगे भी और परिचर्चाएं चलती रही। डाल्टन के सिद्धांत से लोग बाग सहमत नहीं हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, डाल्टन ने जो बताया वो गलत है। क्या है, गलत है। हालांकि इन्होंने सिद्ध कर दिया था लेकिन फिर भी वो गलत ठहराया गया। फिर डाल्टन के बाद आते हैं रदरफोर्ड। कौन आते हैं दोस्तों, डाल्टन के बाद आते हैं रदरफोर्ड। मैं यहाँ नाम लिख दूँ, रदरफोर्ड। डाल्टन के बाद आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने भी इस परमाणु यानी पदार्थ की प्रकृति या फिर परमाणु सिद्धांत दिया। और रदरफोर्ड ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या कहा, जो डाल्टन ने कहा था उसे रदरफोर्ड ने गलत सिद्ध करके बताया कि डाल्टन कहाँ पर गलत हैं और क्यों गलत हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक बात और लिख लीजिए कि जो ये परमाणु जो शब्द है, क्या दोस्तों, जो परमाणु शब्द है ये किसने दिया, ये डेमोक्रिट्स ने दिया। किसने दिया दोस्तों, परमाणु शब्द डेमोक्रिट्स ने दिया। ये शब्द और लिख लीजिए, माइंड से स्किप हो गया था, अभी याद आया जस्ट। ये परमाणु शब्द किसने दिया, डेमोक्रिट्स ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन्होंने सिद्ध कर दिया बुनियादी सिद्धांत पर, लेकिन फिर भी लोग बागों ने क्या इन्हें गलत ठहराया कि ये गलत है। फिर इन्होंने कहा कि ये गलत है तो तुम सही क्या है वो बताओ। फिर लोग गए रदरफोर्ड के पास कि भाई डाल्टन का वो हमने गलत तो सिद्ध कर दिया, अब उसको सिद्ध करना है कि क्यों है वो गलत और कैसे है, तो बताओ कैसे क्या किया जाए। रदरफोर्ड ने कहा चिंता मत करो मैं हूँ। ठीक है, क्या बोला रदरफोर्ड ने, चिंता मत करो मैं हूँ। जब तक मैं हूँ तब तक डाल्टन का जो सिद्धांत है वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने गलत बताया, गलत चीज़ तो गलत ही रहती है। अब ये बात यह है कि हम उससे कब तक वाकिफ़ होते हैं, तो रदरफोर्ड ने लोगों को वाकिफ़ कराते हैं कि ये क्यों गलत है। क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। क्या होता है दोस्तों, परमाणु। रदरफोर्ड ने यह कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु नहीं होता है, परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे कण होते हैं। क्या दोस्तों, परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे कण होते हैं। वो क्या कण होते हैं, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं ये परमाणु के अंदर। अब चूंकि जस्ट पहले कुछ मिनट पहले मैंने बताया आपको कि परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण है, यानी कि इस मार्कर को तोड़ते जाओ, अंत में इसके ऐसे टुकड़े हो जाएंगे, उसको हम और अधिक भागों में नहीं तोड़ेंगे। जब वो और अधिक भागों में नहीं टूटेगा तो सबसे छोटा पदार्थ यानी परमाणु जो है वो वही बचेगा, क्योंकि वो और अधिक भागों में टूटेगा ही नहीं। जब वो टूटेगा तभी तो उससे छोटे बनकर आएंगे, कहाँ से आएंगे? तो इस आधार पर डाल्टन ने क्या कहा था? पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। जब रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं भाई ये गलत है, उस परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये कहा। अब यहाँ पर भी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज तो पहले हो चुकी थी। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। इस प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने की? इस प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने की? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, या फिर कभी कभी गोल्डस्टीन भी आता है। क्या आता है? गोल्डस्टीन भी आता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, मैं वो ट्रिक बता ही देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने की जो ट्रिक है इस बॉक्स में लिख लीजिए। क्या दोस्तों? इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को याद करने की ट्रिक लिख लीजिए। मैं लिख दूँ ये इलेक्ट्रॉन, चलो पहले ट्रिक लिखते हैं। ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि ईंट पर नाच। क्या है? ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है दोस्तों? ईंट पर नाच। ठीक है, तो ई से बना इलेक्ट्रॉन। क्या बना? ई से बना इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, और टा से बना टॉमसन या थॉमसन। ठीक है, टॉमसन लिख दो या थॉमसन लिख दो। देखो ट्रिक है, वर्ड ऐसे कैसे नहीं जम सकते, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ई से बना इलेक्ट्रॉन और टा से बना टॉमसन। ठीक है, फिर पर में पा से क्या बना? पा से बना हमारा प्रोटॉन। क्या बना दोस्तों? पा से बना हमारा प्रोटॉन। और रा से क्या बना? रा से बना हमारा रदरफोर्ड। क्या बना दोस्तों? रदरफोर्ड। रा से बना रदरफोर्ड। फिर ना से क्या बना? ना से बना हमारा न्यूट्रॉन। क्या बना दोस्तों? न्यूट्रॉन। ना से बना हमारा न्यूट्रॉन। और चा से क्या बना? चैडविक, यानी जेम्स चैडविक। चैडविक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ट्रिक है। इन परमाणु के जो कण हैं छोटे से छोटे, ठीक है, पार्टिकल्स हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये उनको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक है ईंट पर नाच। अगर ये मान लो इस पर को आप पग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पग। क्योंकि कभी कभी ये पाया नहीं कि प्रोटॉन, लेकिन रदरफोर्ड नहीं तो गोल्डस्टीन हो जाता है। और गा फॉर गोल्डस्टीन मैं यहाँ पर फिर लिख दूँ कि गोल्डस्टीन, ये गोल्डस्टीन। ठीक है दोस्तों, तो ईंट पर नाच या ईंट पग नाच, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे। हाँ, लेकिन कभी कभी ये दोनों नाम साथ में नहीं आएगा। साथ में अगर आएगा तो फिर हम सॉरी, ये यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर आएगा। ये गोल्डस्टीन यहाँ पर आएगा, ये गोल्डस्टीन। ठीक है दोस्तों, वैसे तो हमें रदरफोर्ड ही लगाना है कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। अगर रदरफोर्ड ना आए तो फिर गोल्डस्टीन हमें लगाना है। ठीक है, सबसे पहले रदरफोर्ड ने की थी, कुछ काम रह गया था, बाकी बाद में उसे पूरा गोल्डस्टीन ने किया, इसलिए गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों आता है। वैसे जो सबसे पहले करेगा उसी को खोजकर्ता माना जाएगा। रदरफोर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अपन आते हैं दोस्तों यहाँ पर। डाल्टन ने बता दिया था कि परमाणु का, कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। ठीक है, इससे छोटे टुकड़े हो नहीं सकते। फिर लोग बागों ने इन्हें गलत ठहराया तो इन्होंने इनसे कारण पूछा कि कैसे गलत, हमें साबित करके बताओ। तो फिर लोग जो है वो भागे भागे कहाँ गए? रदरफोर्ड के पास गए कि भाई हमने डाल्टन को गलत ठहरा दिया, अब साबित कैसे करें? ये तुम्हें करना होगा, नहीं तो हम फंस गए। रदरफोर्ड ने कहा चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें गलत साबित नहीं होने दूंगा। डाल्टन गलत है, ये मैं साबित करके बताऊंगा। तो फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु नहीं है, परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो फिर उनमें बढ़ जाएगा परमाणु, तो फिर वो जो है वो पदार्थ के सबसे छोटे कण हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये हमने कोई तत्व मान लिया या फिर कोई वो मान लिया पदार्थ। ठीक है, इस पदार्थ का हमने ये एक निकाल लिया, क्या? परमाणु। ये परमाणु हमने इस फॉर्म में
इस फॉर्मेट में हमने निकाल लिया कि ये थोड़ा छोटा था, मैंने बड़ा करके बता दिया। अब इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बोल दिया कि ये पदार्थ के अंदर होते हैं, ठीक है, परमाणु के अंदर होते हैं। लेकिन होते कहाँ पर हैं? क्या ये एक साथ होते हैं, बिछड़े हुए होते हैं, आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं? तो दोस्तों देखिए, ये पदार्थ का है मध्य वाला हिस्सा, क्या है, ये है पदार्थ का मध्य वाला हिस्सा, जिसे हम कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम कहते हैं नाभिक, ठीक है। अब देखिए, अभी तक तो केवल जब डाल्टन था उसने केवल इतना ही बताया था, क्या, कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, इसके अलावा कोई भी चर्चा नहीं हुई थी, ठीक है। जब डाल्टन आए, डाल्टन ने कहा कि नहीं ये गलत है, पदार्थ के अंदर ये होते हैं, और क्यों होते हैं, तो रदरफोर्ड जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं क्यों होते हैं। तो ये एक कोई पदार्थ है, और पदार्थ का ये एक छोटे से छोटा परमाणु हमने ये यहाँ पर बड़ा करके निकाल लिया समझने के लिए। इस पदार्थ के परमाणु के अंदर ये नाभिक होता है, ठीक है। अब जब सबसे पहले किसी ने नाभिक के बारे में बताया नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया। तो जो नाभिक की जो खोज है वो किसने की? तो नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने की। क्या दोस्तों? नाभिक की जो खोज है वो किसने की? रदरफोर्ड ने की। किसने की दोस्तों? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ठीक है दोस्तों। तो एक ये प्रश्न भी बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की, ठीक है। और नाभिक यानी क्या होता है? जो बीचों बीच में होता है नाभिक, बिल्कुल। इसके यहाँ पर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों तरफ ऐसे और ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। कैसे? यानी नाभिक का जो एक सर्कल होता है उसकी जो वो होती है परिक्रमा, वहाँ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। कैसे की? जब सबसे पहले पदार्थ के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया, उसने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, तो परमाणु से आगे वो बढ़े ही नहीं। जबकि नाभिक कहाँ होता है? नाभिक परमाणु के भी अंदर होता है। तो परमाणु के से में को हमने ये बाहर निकाला, इसके बीचों बीच नाभिक है, और नाभिक में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से जो पार्टिकल्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की पथ पर चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इनके मैं साइन और आपको लिखवा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो साइन है वो ई है, और ई नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है। प्रोटॉन, तो पी, प्रोटॉन 4p और p4 पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव है। और न्यूट्रॉन यानी कि जैसे बोलते हैं कि यार न्यूट्रल है हमारी गाड़ी, यानी कि ना आगे बढ़े ना पीछे, तो ये न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। क्या? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। ये साइन ऐसे के ऐसे याद रखना है। आता है पेपर में कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, धनावेशित या ऋणावेशित, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर, तो ये होता है। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से कि रदरफोर्ड ने क्या बताया। रदरफोर्ड ने बताया कि डाल्टन गलत है, वो जो परमाणु हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। परमाणु के बीचों बीच एक नाभिक होता है, तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। उस नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर रदरफोर्ड ने और बताया कि एक जो परमाणु है उसका पूरा का पूरा भार जो है वो नाभिक में समावेशित होता है। क्या दोस्तों? नाभिक में ही समाया हुआ होता है। कैसे? कभी भी जब हम परमाणु भार निकालते हैं तो परमाणु भार का जो सूत्र होता है वो होता है P+N। क्या होता है दोस्तों? P+N होता है परमाणु भार का सूत्र, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या नाभिक में ही है। क्या वो नाभिक से बाहर है? क्या नहीं है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ है? नाभिक में ही। इसीलिए किसी भी पदार्थ का या परमाणु का जो पूरा का पूरा भार होता है वो नाभिक में ही समाहित होता है, ना कि उसके चारों तरफ। नाभिक यानी कि बीचों बीच, और नाभिक क्योंकि परमाणु के बीचों बीच होता है, तो परमाणु का जो भार होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में होता है, ठीक है दोस्तों।
तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल है उससे संबंधित कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। इसको ये तो रदरफोर्ड ने बता दिया, फिर उसको सिद्ध कैसे किया वो हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने क्या पढ़ा कि परमाणु के जो बारे में है वो सबसे पहले डाल्टन ने बताया, ठीक है। फिर डाल्टन को गलत रदरफोर्ड ने ठहराया। कैसे ठहराया? डाल्टन ने बोला था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, जबकि रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु नहीं है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज पहले हो चुकी थी, प्रोटॉन की खोज को रदरफोर्ड ने की, या फिर कभी कभी गोल्डस्टीन भी आता है तो गोल्डस्टीन हम लगा देते हैं, ठीक है। मैंने इसे याद करने की ट्रिक भी आपको बताई थी। फिर रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु है उसमें उसके अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस नहीं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है दोस्तों। फिर बताया था कि परमाणु का जब पूरा का पूरा भार होता है वो नाभिक के अंदर होता है, और भार का सूत्र भी हम लिखते हैं, क्या होता है? N+P, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर परमाणु भार, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। फिर मैंने ये बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल उस पर 0 चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आता है कि रदरफोर्ड ने जो इसको साबित कैसे किया कि भाई उसके अंदर ये ऐसा क्यों होता है, जो डाल्टन है वो कैसे गलत हुए। तो देखिए ये रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की गोल्ड फॉइल ली, पतली चादर ली। क्या किया रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली चादर ले ली। ये हमने सोने की पतली चादर मान ली। क्या मान ली? सोने की पतली चादर हमने मान ली। सोने की यानी कि नींद वाले सोने की नहीं, गोल्ड की, गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड फॉइल ली, सोने की पतली पतली चादर ले ली, ठीक है। इस पर उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार कराई। क्या कराई? अल्फा कणों की बौछार कराई। तो देखिए अब इसको यानी कि जो हमने बनाया था परमाणु, उसको जो या तो चौकोर बनाओ या गोल बनाओ, उसमें कोई वो नहीं है परेशानी। ये इसका नाभिक है। क्या है दोस्तों? नाभिक है। और यह नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई, किसकी बौछार कराई? अल्फा कणों की। अल्फा कण रदरफोर्ड ने लगभग 12,000 अल्फा कणों की बौछार कराई। कितने की कराई दोस्तों? लगभग 12,000 अल्फा कणों की बौछार कराई। जब यहाँ से इन्होंने उन अल्फा कणों की बौछार कराई तो देखिए वो अल्फा कण क्या हुए। वो अल्फा कण यूं करके आए, और कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे के सीधे निकल गए। ये यूं करके आए, थोड़े विचलित हो गए। फिर यूं करके आए, ये थोड़े विचलित हो गए। फिर एक जो अल्फा कण है ये ऐसा था, ये ऐसा आया, और ये इसके नाभिक से टकरा कर ऐसा का ऐसा ही वापस लौट गया। क्या दोस्तों? ये ऐसा आया और नाभिक से टकरा कर ऐसा का ऐसा ही वापस लौट गया, ठीक है। फिर यहाँ के जो अल्फा कण थे ये बिल्कुल ऐसे, ये थोड़े इस तरफ मुड़ गए, और ये बिल्कुल सीधे निकल गए, और ये भी बिल्कुल सीधे निकल गए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान देना बिल्कुल गौर से। जो एक अल्फा कण था 12,000 में से, वो ऐसा था जो नाभिक से टकरा कर वापस आ गया। कहाँ आ गया? जैसा वो गया था वैसा का वैसा ही वो उसी मार्ग में वापस आ गया, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको गणित में बताया था, गणित में शायद रीजनिंग में, हाँ गणित में बताया था कि एक जैसे जो साइन होते हैं वो घटते हैं, यानी रिफ्लेक्ट होते हैं, और समान समान साइन अपोजिट साइन जुड़ जाते हैं, जैसे बताया था। अच्छा हाँ, वो था एग्जाम वाला प्रश्न, एक फेल हो रहा था और एक पास हो रहा था, तो प्लस और माइनस था तो इसको हमने जोड़ा था। क्या किया था? जोड़ा था। अगर ये माइनस और माइनस होता तो इसको हम घटा देते, या फिर अगर ये प्लस और प्लस होता तो इसको भी हम घटा देते, ठीक है। घटाना यानी कि रिफ्लेक्ट करना, प्रतिकर्षित करना, जोड़ना यानी कि आकर्षित करना, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी कुछ घटना ये यहाँ पर हुई। क्या हुई कि परमाणु में जो है वो, परमाणु का जो नाभिक है वो एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का कोई संयोग है ही नहीं कि वो टकरा कर न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो जब परमाणु का जो नाभिक है वो एक धनावेशित गोला है, और जब इन्होंने 12,000 अल्फा कणों की बौछार कराई, उस कण के अंदर भी एक नाभिक था, उसमें भी धनावेशित गोला था, ठीक है। तो वो जो धनावेशित गोला है इस धनावेश से टकरा कर ना कि इधर भागा, उसे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया और वापस ऐसा कैसे ही आ गया। अब ये जो घटना है ये यहाँ पर क्यों नहीं हुई दोस्तों? क्योंकि हमें पता है
कि जो धनावेशित गोला होता है वो परमाणु के नाभिक में ही होता है, उसके चारों तरफ नहीं होता है। क्या? यानी अदर परमाणु का जो अन्य भाग है, शेष भाग उसमें नहीं होता है। धनावेशित गोला परमाणु का नाभिक ही होता है। तो बाकी भाग तो खाली है। जब खाली है, ये जो अल्पा कण है ये धनावेशित है ये भी, क्योंकि इनका नाभिक भी धनावेशित होता है। किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित ही होता है। तो इन अल्पा कणों का नाभिक भी धनावेशित था। अब इस परमाणु का नाभिक तो केवल यहीं पर धनावेशित है, बाकी सब खाली है। तो बाकी सब खाली है, तो ये ऐसे कैसे ही निकल गए। इन्होंने किसी से कैसे भी प्रतिक्रिया नहीं की। प्रतिक्रिया की तो क्या, कहाँ पर की? नाभिक से की, क्योंकि ये इनके परमाणु का नाभिक भी धनावेशित था और ये भी धनावेशित था। जब धन और धन मिला तो रिफ्लेक्ट हो गया और जिस मार्ग से वो गया था उसी मार्ग से वापस आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? गोल्डफील्ड सिद्धांत दिया। ठीक है, किसने दिया परमाणु के बारे में? रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि परमाणु के बारे में जो रदरफोर्ड ने है वो साबित किया, वो कैसे किया। तो जो है अल्फा कणों की बौछार करा के किया। कैसे किया? ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि रदरफोर्ड ने सोने की जो चादर थी उस पर कौन से कणों की बौछार कराई? अल्फा कणों की, अल्फा कणों की, अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की, या फिर अदर जो भी आए। ठीक है, तो अल्फा किरणों की नहीं, अल्फा कणों की बौछार कराई। किसकी कराई? अल्फा कणों की। और उन्होंने जो है जो पतली चादर ली थी वो किसकी ली थी? लोहे की ली थी, टिन की ली थी, तांबे की ली थी, चांदी की ली थी, या फिर सोने की ली थी। तो किसकी ली थी? सोने की चादर ली थी दोस्तों। किसकी ली थी? सोने की चादर ली थी। किसकी ली थी? सोने की चादर। ठीक है दोस्तों, किसकी चादर ली थी? रदरफोर्ड ने सोने की चादर ली, जिस पर 12,000 अल्फा कणों की बौछार कराई। 12,000 में से 11,999 कण, कुछ कण ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकल गए। ठीक है, अब देखिए ये जो नाभिक है इसके पास वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा धनावेशित रहेगा, दूर वाला हिस्सा बिल्कुल धनावेशित नहीं रहेगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसे कैसे ही निकल गए, लेकिन इसके जो पास वाले थे वो थोड़ा थोड़ा धनावेशित था, इसलिए वो थोड़े थोड़े धनावेश से टकरा कर थोड़े से विचलित हो गए। क्या दोस्तों? क्योंकि पूरा पूरा धनावेशित तो बिल्कुल इसके केंद्र में है, लेकिन आसपास थोड़ा थोड़ा धनावेशित था। तो थोड़े थोड़े धनावेश से टकरा कर वो विचलित हो गए अपने मार्ग से, ये ऐसे। ठीक है दोस्तों, और बिल्कुल नाभिक वाला तो ऐसा का ऐसा ही टकरा कर आ गया था। तो रदरफोर्ड ने सोने की चादर ली, उसमें से 11,999 कण में से कुछ इधर उधर भाग गए, कुछ सीधे निकल गए, लेकिन एक जो पार्टिकल था, जो कण था, वो ऐसा था जो नाभिक से टकरा कर ऐसा कैसे अपने मार्ग में वापस, जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से सीधा वापस आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सिद्धांत दिया किसने? रदरफोर्ड ने। किसके बारे में दिया? परमाणु के बारे में। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि दोस्तों साइंस है, यानी कि जैसे वो कहते हैं ना कि साइंस बड़ी बेवफा है और शाम को पढ़ो सुबह सपा है। ठीक है, तो साइंस बड़ी बेवफा है, इसको 1-2 दिन पढ़ के अगर छोड़ दोगे तो 2-4 दिन में भूल जाओगे। तो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है कि सबसे पहले केमिस्ट्री में हमारे पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने की। ठीक है, परमाणु सिद्धांत भी जॉन डाल्टन ने दिया और बुनियादी सिद्धांत देकर उसे सिद्ध किया, जबकि परमाणु जो शब्द है वो डेमोक्रिट्स ने दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में फिर डाल्टन ने क्या बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। ये प्रश्न भी आता है, ठीक है, कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया? तो डाल्टन ने बताया, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? रदरफोर्ड ने इसे असत्य घोषित कर दिया। हालांकि प्रश्न बनता है। फिर रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने कहा कि ये कैसे, क्या नहीं है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु जो होता है ना वो सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज पहले हो चुकी थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है, हालांकि गोल्डस्टीन में नाम आता है, तो वो भी हम जैसा हमें ऑप्शन में मिले, ज़्यादातर तो रदरफोर्ड ही आता है। हो सकता है कभी कभी रदरफोर्ड ना दे तो फिर हम गोल्डस्टीन लगा देते हैं। इसके बाद में फिर रदरफोर्ड ने क्या बताया? रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है उसके अंदर एक नाभिक होता है, और नाभिक में जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है उस पर 0 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, फिर रदरफोर्ड ने बताया, हाँ, और जब रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में सबसे पहले बताया तो नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की। फिर रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो पूरा का पूरा भार होता है या फिर द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में समावेशित होता है। क्यों होता है?
क्योंकि द्रव्यमान का सूत्र होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने ये पढ़ा। फिर अभी इस स्लाइड पर हमने पढ़ा कि उन्होंने एक सोने की पतली चादर ली, चादर पर उन्होंने क्या लगभग 12,000, ये मात्रा तो याद मत रखना, ये नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन ये पूछा था कि कौन से कणों की बौछार कराई। ठीक है, तो अल्फा कणों की बौछार कराई, अल्फा कणों की बौछार कराई। तो जो अल्फा कण हैं उनके नाभिक में भी एक धनावेशित भाग था, और ये जो सोने की चादर है इसके नाभिक में भी एक धनावेशित भाग था। ठीक है, शेष भाग खाली था। तो जो खाली भाग था उससे सीधे निकल गए, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा चार्ज था उसके आसपास, उससे थोड़े विचलित हो गए, और नाभिक से एक जो अल्फा कण था वो ऐसा था जो नाभिक से टकराकर सीधा उसी मार्ग में वापस लौट गया। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, मैं इसको मिटा देता हूँ, अगली स्लाइड पर कुछ और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए, नाभिक के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार फिर से। ये हमने नाभिक बनाया, ठीक है, कि परमाणु, जो परमाणु के अंदर होता है नाभिक, ये नाभिक हमने कहाँ से निकाला, ये एक परमाणु है और ये इसका क्या है, ये इसका नाभिक है। क्या है, नाभिक। इसी नाभिक को हमने थोड़ा बड़ा रूप लेकर यहाँ ले लिया समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस नाभिक के अंदर ये यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बीचों बीच क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार मार्ग में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, न्यूट्रॉन पर 0 और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है ये नाभिक के अंदर है। क्या है, नाभिक के अंदर। इसलिए इन दोनों को एक साथ अगर हम कहें तो इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। अब देखना दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे कैसे एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स के पेपर पलट कर देख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार के बनते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। ये जो न्यूक्लियॉन है इसी को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार। क्यों, क्योंकि भार या द्रव्यमान। क्या, भार या द्रव्यमान। हालांकि भार या द्रव्यमान अलग बात है, वो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि क्या है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही बात मानी गई है केमिस्ट्री में। क्योंकि जो परमाणु का पूरा भार होता है वो उसके नाभिक में होता है, और इस नाभिक के बीच, यानी उसके बीच में होता है सेंटर में, और इस नाभिक के बीच में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने एक साथ क्या नाम दिया, न्यूक्लियॉन। तो इस न्यूक्लियॉन को हम क्या बोलेंगे, भार या द्रव्यमान बोल देंगे। क्या बोल देंगे, भार या द्रव्यमान। अब दोस्तों इनकी त्रिज्या के बारे में आता है, ये और देख लेते हैं हम कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है, क्या, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है कि दोस्तों, क्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, और जो परमाणु है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो बड़ा रहेगा उसकी त्रिज्या बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी, और जो छोटा है उसकी त्रिज्या बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी। तो हमें पता है जो बड़ा है उसकी त्रिज्या बड़ी रहेगी और जो छोटा है उसकी त्रिज्या छोटी रहेगी। तो देखिए, ये परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक है। क्या दोस्तों, ये परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक है। ठीक है, तो ये परमाणु है और परमाणु के अंदर नाभिक है। तो परमाणु बड़ा है और नाभिक छोटा है, तो हमें पता है कि नाभिक की त्रिज्या छोटी रहेगी और परमाणु की त्रिज्या बड़ी रहेगी। और एक बात और कि जो नेगेटिव में होती है वो छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। तो नाभिक की त्रिज्या होती है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है दोस्तों, 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है दोस्तों, 10⁻⁻10 मीटर। इसे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी साइंस में तो जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साइंस में ऐसा कुछ है ही नहीं जो छोड़ा जाए, प्रत्येक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रत्येक चीज़ का अपना क्रेज है और अपना महत्व है। तो फिर से देखिए कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु बड़ा है, नेगेटिव में छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों साइंस को लेकर हमारा छोटा सा प्रयास। ठीक है, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।
इसी चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। देखिए पढ़ने में तो बहुत सारा है और बहुत यानी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन उसी तरीक़ों के एक एक स्टोरी बनाकर अगर पढ़ा जाए तो उसका फिर मज़ा ही कुछ अलग है। क्या दोस्तों, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। क्योंकि वैसे तो पढ़ने में देखो, अब हम बैठ जाएं रटने, ऐसे रट रहे और दिमाग नहीं लग रहा है, दिमाग कहीं और की सोच रहा है, ठीक है। अगर उसी चीज़ को हम इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ पढ़ें तो फिर हमारी रुचि भी उसकी तरफ आकर्षित होती है और पढ़ाई में कहीं ना कहीं मन लगता है। तो दोस्तों बिल्कुल अलग ही स्टोरी के साथ, बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट पर आज से साइंस स्टार्ट कर दी गई है। और ग्रुप डी तक अगर आप मेरे साथ डटे रहे तो ये मेरा वादा है कि 25 में से कम 22 नंबर तो मैं आपके बिल्कुल पक्के करा दूंगा। क्या दोस्तों, 25 में से मैं 22 नंबर आपके बिल्कुल पक्के करा दूंगा। अब वो एग्जामिनर की इच्छा होगी कि भाई उसे तो ऐसा पेपर सेटअप करना है कि साइंस में 20 नंबर से ज़्यादा कैसा धुरंधर हो लेकर ही नहीं आ सकता, तो फिर वो आपके साथ नहीं सभी के साथ होगा, ठीक है। लेकिन सेटअप जैसा पैटर्न के आधार पर रहा तो ये मेरा वादा है कि 25 में से कम 22 नंबर तो आपके मैं सुनिश्चित करा ही दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलेंगे अपना अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।